अस्सलाम वालेकुम बेटा ऐसा कि चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था पार्ट 1 का। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। इस आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखना है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनमें से एमसीक्यूज बनती हैं वो किस बिहाव पर बनती हैं, इंशाल्लाह आज हम इसको देखेंगे। तो इजी है, आसान है आज का हमारा टॉपिक, लेकिन इसके अंदर से जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ हैं उनको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज का हमारा लेक्चर इस लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपने बेटा गौर रखनी है और साथ साथ जो चीज़ें मैं कहता चला जाऊँ वो आपने नोट करते रहना है। पावर डिफाइन इसको बेटा कैसे करते हैं? रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के वक्त के लिहाज से कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉडी, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम कितनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ये उसकी क्या कहलाती है बेटा? पावर कहलाती है। इसको दूसरे लफ्जों में डिफाइन इस तरह से किया जाता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड, कि किसी भी जिस्म का 1 सेकंड के अंदर किया जाने वाला जो वर्क है वो वर्क की मिकदार 1 सेकंड के अंदर कितनी कुछ हुई है वो उसकी क्या कहलाती है बेटा? पावर कहलाती है। मैथमेटिकली तौर पर पावर को P से जाहिर करते हैं, वर्क डन W और पर यूनिट टाइम। तो इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ वर्क डन। तो बेटा इस तरह से भी डिफाइन आप इसको कर सकते हो, रेट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज पावर। इसे बेटा क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है। अब यहां से गौर कीजिए, पावर का यूनिट क्या बनेगा? वर्क डन हमेशा वर्क जाउल्स के अंदर मेजर किया जाता है और टाइम सेकंड्स के अंदर, तो जाउल पर सेकंड इसका एसआई यूनिट है, एसआई बेस यूनिट है। इसे बेटा वाट भी कहा जाता है, वाट। ठीक है, तो वाट जाउल पर सेकंड के बराबर एसआई बेस यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है। तो आपने दोनों इसके यूनिट्स अपने जहन में रखने हैं। इसके बाद दूसरी टर्म है बेटा इंस्टेंटेनियस पावर। किसी लम्हे के लिए कोई एक बॉडी कितने वक्त के अंदर कितना कुछ वर्क डन कर लेती है, तो वो उसका क्या कहलाता है बेटा? इंस्टेंटेनियस पावर कहलाती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर। किसी भी लम्हे के लिए एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए बॉडी वक्त के लिहाज से कितना कुछ वर्क कर लेती है, ये उसकी क्या कहलाती है बेटा? इंस्टेंटेनियस पावर कहलाती है। तो पावर INS एज अ सबस्क्रिप्ट इंस्टेंटेनियस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां पर लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0। ठीक है बेटा, टाइम इंटरवल इतना थोड़ा होगा, डेल W डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन किया जाता है बेटा। तो यहां पर गौर कीजिए, हमें पावर से इंस्टेंटेनियस पावर की जरूरत क्यों पड़ी? कि कोई भी एक मैकेनिकल सिस्टम कितना कुछ एफिशिएंट है, तो इसीलिए एवरेज पावर तो ठीक है सबकी देखी जाती है जो कुछ भी है, लेकिन किसी लम्हे के लिए कोई एक ज्यादा से ज्यादा पावर प्रोवाइड करता होगा, किसी की पावर कम होती होगी। तो किसी भी एक मैकेनिकल सिस्टम को जज करने का ये एक हमारे पास तरीकाकार होता है कि हम उसकी इंस्टेंटेनियस पावर को चेकआउट करें। तो इसके बाद बेटा तीसरी डेफिनेशन है एवरेज पावर की। डिफाइन इसको कैसे करते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टोटल टाइम इंटरवल टेकन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज एवरेज पावर। तो V एवरेज, AV एज अ सबस्क्रिप्ट इसके अंदर लिखा जाता है, टोटल वर्क डन। ठीक है बेटा, टोटल वर्क डन और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला बनता है। अब यहां से वर्क डन पर यूनिट टाइम ये एवरेज पावर के बराबर बनेगा बेटा। अब यहां से गौर कीजिएगा, वाट इसका ऐसा यूनिट है, जाउल पर सेकंड अभी हमने कैलकुलेट किया। तो वाट को डिफाइन कैसे करते हैं, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ चुका है। इफ 1 जाउल वर्क इज डन बाय अ बॉडी in 1 second, then its power is called as 1 watt। ठीक है बेटा, तो वाट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है
कि अगर एक सेकंड के अंदर एक जिस्म 1 जॉल वर्क डन कर सकता है तो उसकी पावर बेटा क्या होगी, 1 वाट होगी। तो ये आपने डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। कमर्शियल लेवल के ऊपर जैसा कि इलेक्ट्रिकल पावर के लिए अगर बात की जाए, मेगावाट का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मेगा 10⁻⁶ और यहाँ पर वाट इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कमर्शियल जो यूनिट है, जो हैवी इंडस्ट्री के लिए एक पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूनिट, वो बेटा यूनिट है किलोवाट आवर, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज 1 किलोवाट। एक एजेंसी से 1 आवर के अंदर वर्क डन किया गया हो और उस एजेंसी की पावर 1 किलोवाट हो, तब जो एनर्जी बनेगी वो बेटा, तब जो पावर है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होगी। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन से देखें, 1 किलोवाट ये बराबर होगा बेटा आपके पास 1000 वाट के, ठीक है, 1000 वाट के बराबर होता है। और इसी तरह से 1 आवर आपके पास 3600 ये सेकंड्स के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट आवर अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपने 1000 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3600, या फिर आप इसको 3.6 और 10 टू पावर आपके पास 6 बनेगी, और यहाँ से बेटा आपके पास ये बनेगा जॉल्स के अंदर आप इसको बदलें तो 3.6 10 टू पावर 6 को मेगा में बदल दें और ये जॉल्स के अंदर। तो इस तरह से ये आप प्रूव कर सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 मेगा जॉल्स के बराबर। ये था कमर्शियल यूनिट। अब एक और भी यूनिट है पावर का बेटा, जिसे कहा जाता है हॉर्स पावर, ठीक है, HP। ये भी पावर का क्या है, यूनिट है बेटा। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, BES के अंदर, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बेटा बराबर होती है 746। इसके बाद दूसरी टर्म है एनर्जी की। बेटा एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी जिस्म की वर्क करने की सलाहियत, अगर तो जिस्म वर्क करने की सलाहियत रखता है तो सिंपल ये कहा जा सकता है कि उसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी रखता है। तो यहाँ से एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क या टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन किया जाता है, एन एजेंट दैट कॉज टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम। एक ऐसा एजेंट जो किसी भी सिस्टम की स्टेट के अंदर हालत में तब्दीली की वजह बने, उसको बेटा क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बेटा, एनर्जी। इसका SI यूनिट बेटा है जॉल, ठीक है बेटा, SI यूनिट क्या है, जॉल। अब यहाँ से गौर कीजिए, 1 जॉल एनर्जी क्या होगी कि 1 न्यूटन की फोर्स जब 1 किलोग्राम मैस को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करे तब भी उसके पास 1 जॉल एनर्जी होगी, या फिर 1 किलोग्राम मैस वाले जिस्म को 1 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ती है, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मैस 1 किलोग्राम टू लिफ्ट इट अप थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ या थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर इज कॉल्ड एज 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका ऐसा यूनिट बेटा क्या है, जॉल है। इस एनर्जी की अब 2 टाइप्स बन जाती हैं, 2 टाइप्स हैं बेटा। कौन कौन सी, जो आपके सिलेबस के अंदर शामिल है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर तो जिस्म हरकत में है तो हरकत की वजह से उसके पास एनर्जी की जो किस्म होगी वो काइनेटिक होती है। सिंपलर है, हरकत करता हुआ जिस्म हमेशा काइनेटिक रखेगा, ठीक है बेटा। तो इसको क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। मैथमेटिकल रिलेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। अपनी तरफ से क्या करें, राइट हैंड साइड से मास से मल्टीप्लाई भी कर लें, मास से डिवाइड भी कर लें। अब यहाँ गौर कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी m की ये वैल्यू और m की ये वैल्यू m स्क्वायर बन जाएगा, v स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, डिवाइड क्या हो रहेंगे 2 और m, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लीनियर मोमेंटम p बराबर है mv के। अब इसकी वैल्यू को रिप्लेस करें
तो यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर बन जाएगा, उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलिज्म है, यहाँ से एमसीक्यूज उठाता है बेटा। कभी भी वो आपकी सिंपलर सीधे रिलेशंस में से एमसीक्यूज नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर उठाएगा, वो यहाँ से उठाता है। देखें काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला के अंदर अगर मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन क्या आता है, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ कर दी जाए तो वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी को दुगना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। अगर वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी कुछ बनेगी। अगर वेलोसिटी को 1/4 कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको दो वेलोसिटीज की वैल्यूज बता दी जाए और एक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बता दी जाए तो दूसरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, या दो काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यूज बता दी जाए और एक वेलोसिटी की वैल्यू बता दी जाए तो दूसरी अननोन वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें से किस तरह के रिलेशन में से वो क्वेश्चंस उठा सकता है, वो आपने यहाँ से करने होते हैं, ठीक है बेटा। अब गौर कर लें, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान में अगर रिलेशन बनाना चाहेंगे या ग्राफ इनके दरमियान में बनाना चाहेंगे, वो ग्राफ किस तरह का होगा, शक्ल किस तरह की अपनाएगा। तो ये पहली बात है। अगर काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर के दरमियान में ग्राफ बनाना चाहेंगे तब ग्राफ चेंज हो जाता है। तो हर एक क्वांटिटी के दरमियान में रिलेशन कैसा है वो अब आगे डिसाइड करेगा कि दूसरी क्वांटिटी के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा या इनके दरमियान में ग्राफ किस तरह के बनते हैं। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी होती है। ये डेफिनेशन तो आपकी होगी बोर्ड्स के अंदर, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कभी भी वो सिंपलर एमसीक्यूज आपको नहीं देगा। उसके लिए मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, आप वहां से जाएं, लेक्चर्स को सुने और फिर इनके ऊपर वो सारी चीजें अप्लाई करें, ठीक है। अब इसी काइनेटिक एनर्जी के लिए देखें, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान में पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। अब मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान में क्या ताल्लुक बन जाता है। अब इसकी बुनियादों पर मोमेंटम को दुगना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मोमेंटम को हाफ कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। मोमेंटम के अंदर रेशियोज आपको बता दी गई हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर रेशियो आपसे पूछ लेता है तो कैसे बता पाओगे, ठीक है। इसी तरह से मोमेंटम इसकी पावर 1 हो और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान में अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तब ग्राफ क्या होगा, या मोमेंटम की पावर जहां पर स्क्वायर लिखी गई है तो इस स्क्वायर के साथ पी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान में ग्राफ किस तरह का होगा, शक्ल उसकी कैसी बनेगी। तो ये वो एमसीक्यूज हैं जो आप खुद से बना सकते हैं। अब यहाँ मोमेंटम को कांस्टेंट कर लें, 1/2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान में रिलेशन बन जाएगा। यहां आ जाए, आप वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें, काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान में रिलेशन। अब गौर कर लें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर वो आपको भगा देता है, वो आपको वहीं पर कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर। अब गौर करें, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान में एक डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, आपके जहन में ये होगा। जबकि अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर वो ये लगा देता है कन्फिग्रेशन या गिवन कंडीशन ये कर देता है कि मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो जाए तो यही काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान में इनवर्स रिलेशन बन जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब ग्राफ बदल जाएगा, इनके रेशियोज बदल जाती हैं, इनके दरमियान में एक गिवन हो दूसरी आपको अननोन मालूम करनी हो तो फिर ये तो रिलेशन बदल जाएगा। तो इसीलिए बार आपको कहता रहता हूं कि इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार इनको लिखें, इनके ऊपर हर वो क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड किए वो अप्लाई करें हर फार्मूला के ऊपर, तब जाकर आप उनका जितनी भी एमसीक्यूज हैं उनको अटेम्प्ट कर सकेंगे। और इंशाल्लाह जब हम इनका वो लेक्चर करेंगे एमसीक्यूज कैसे आई हुई हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे ये एमसीक्यूज आई हुई हैं और मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। तो पहले इसलिए बता रहा हूं कि आप खुद से, जबकि बाय हैंड आप खुद नहीं करेंगे ये कभी भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह से दूसरी इसकी केस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, किसी रेफरेंस के लिहाज से किसी जिस्म की पोजीशन, तब भी वो पोटेंशियल एनर्जी रखेगा, या फिर ड्यू टू इट्स हाइट, किसी रेफरेंस से जिस्म की हाइट उसकी क्या बन जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ऐसा भी होता है कि वो सिस्टम की कन्फिग्रेशन के अंदर अगर भी तब्दीली आ जाए तब भी सिस्टम क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी रखता है। तो एक सिस्टम, स्पेसिफिक सिस्टम अगर मौजूद हो और उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पहले से फिर तब्दील हो जाए, उनकी कन्फिग्रेशन के अंदर कोई तब्दीली आ जाए, तब भी जिस्म हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी रखता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना कुछ जिस्म ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अगर एक मास हो m, हम उसे यहां से उठाएं और एक हाइट के ऊपर लेके जाएं, यहां ये रेफरेंस था, इस रेफरेंस के लिहाज से एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर आप लेके गए इस मास को, h अगर इसने हाइट कवर की है, ठीक है बेटा, तो एनर्जी हमेशा इसमें वर्क डन की सूरत के अंदर जाकर स्टोर होगी, ठीक है बेटा।
अब वो वर्क डन क्या होगा कि इसके ऊपर फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है और कितना कुछ इसने डिस्प्लेसमेंट किया है। फोर्स तो इसके ऊपर वेट की है और वेट हमेशा mg के बराबर होता है, हाइट डिस्प्लेसमेंट तो mgh, यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। अब यहाँ से गौर करें, आप मास को कांस्टेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलरेडी कांस्टेंट हो, तो उस केस के अंदर हाइट और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान में रिलेशन, फिर इनका ग्राफ क्या होगा। हाइट के अंदर रेशियोज बता दी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो क्या होंगी, अगर हाइट हाफ डबल कर दी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनका ग्राफ क्या होगा। अगर आपको दो हाइट्स दे दी जाए, एक पोटेंशियल एनर्जी बता दी जाए, तो दूसरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, या आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वो फार्मूलिज्म मैं बारहा कह रहा हूँ, इन फार्मूला को आप देखें और इनके ऊपर वो सारे क्वेश्चंस अप्लाई करें खुद से। इसके बाद है बेटा टर्म एफिशिएंसी। व्हाट इज एन एफिशिएंसी, इसको बेटा डिफाइन करते हैं, द रेशियो बिटवीन द आउटपुट वर्क एंड इनपुट वर्क ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। किसी भी एक मैकेनिकल सिस्टम के आउटपुट वर्क और उसके इनपुट वर्क के दरमियान में जो रेशियो बनेगी, जो निस्बत बनेगी, वो निस्बत बेटा क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। इसको जाहिर करते हैं ईटा से, ठीक है। आपकी बुक के अंदर उसने एफिशिएंसी लिखी हुई है, आप इसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ईटा से अक्सर जाहिर किया जाता है। तो आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क, ये एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है आपके पास, ठीक है। अब फर्ज कर लेते हैं एक क्रेन सी है, आपने देखा होगा क्रेन हैवी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब उसी को ही फर्ज कर लेते हैं, अब क्रेन के अंदर क्या होगा, दो तीन सिस्टम्स अटैच्ड हैं, एक पुल्ली होगी, एक वेट को लिफ्ट कर रही होगी और इधर से उसका क्या होगा बेटा, गियर होगा जो उसको अपलिफ्ट करा रहा होगा। एक स्पेसिफिक फोर्स लगाएगा रस्सी के ऊपर, या फिर अब तो जैक सिस्टम आ चुके हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर जिनके अंदर क्रिएट किए जाते हैं। पुल्ली की मदद से वो स्ट्रिंग आगे उस वेट के साथ बंधी होगी, अब वेट को अपलिफ्ट करेगा एक ख़ास डिस्टेंस तक, और इधर से जो फोर्स लगाई जा रही है तो वर्क डन एक इनपुट के तौर पर काम करेगा और दूसरा वर्क डन आउटपुट के तौर पर काम कर रहा होगा। तो उन दोनों के दरमियान में रेशियो, अब उस क्रेन के लिए अगर हम यहाँ एफिशिएंसी लिखना चाहेंगे तो उसके आउटपुट के लिए लिखना चाहेंगे। देखिए बेटा, लोड उसने उठाया, ठीक है, और उस लोड को कितनी हाइट तक या कितनी डिस्टेंस तक मूव कराया। अब लोड उसके ऊपर क्या है, आउटपुट फोर्स है, जबकि वहीं डिस्प्लेसमेंट, ये आउटपुट डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, उस वेट को जितना कुछ उसने डिस्प्लेस कराया। इनपुट क्या होगा बेटा, वो एफर्ट फोर्स जो उसने लगाई थी स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है, और उसी स्ट्रिंग ने कितना कुछ आगे डिस्टेंस कवर कराया। एफर्ट फोर्स के जरिए से जितना कुछ डिस्टेंस, देखे ये हाइड्रोलिक प्रेशर पहले कितनी कुछ एफर्ट लगा रहे होते हैं और वो सारे का सारा सिस्टम कितनी हद तक मूव करता है, ठीक है। तो ये फोर्स और डिस्टेंस, अगर इसे एफ इन एफर्ट के लिए और डी इन इनपुट डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो एफ डी यहाँ पर हमारे पास वर्क आउट बन जाएगा, और एफ डी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रा, लेकिन इन के लिए है, इनपुट के लिए है, तो वर्क इनपुट के तौर पर आ जाएगा। तो इसीलिए दोनों फार्मूले आपने जहन में रखने हैं, हम आगे रिलेशंस अपने एमसीक्यू सॉल्यूशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ईटा बराबर होगा एफ आउट डी आउट डिवाइडेड बाय एफ एन डी एन, अब बराबर होगा वर्क आउट डिवाइडेड बाय वर्क इन। हमेशा एफिशिएंसी परसेंटेज के अंदर मेजर की जाती है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर होगी बेटा वर्क आउट डिवाइडेड बाय वर्क इन, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। ये बेटा आपने बातें जहन में रखनी है। एफिशिएंसी हम मुख्तलिफ तरह के सिस्टम्स के लिए अपनी एग्जांपल्स में कैलकुलेट करेंगे। तो ये था बेटा हमारा एक छोटा सा टॉपिक, कुछ बेसिक डेफिनेशंस पावर से मुताल्लिक, फिर एनर्जी, फिर हमने एफिशिएंसी की टर्म देखी। सिंपलर डेफिनेशंस हैं, इनके अंदर किसी किस्म का कोई एक बहुत बड़ा लार्जर कंसेप्ट नहीं छुपा हुआ। हाँ, इसमें से जो फार्मूला बेस्ड एमसीक्यूज बनती हैं वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी चूँकि अक्सर बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती, तो इसीलिए इन पॉइंट्स में से भी अगर इनके लिए कोई एमसीक्यूज आ जाए तो बच्चों के लिए टफ़ हो जाती हैं। आई होप इंशाल्लाह आपको ये मज़ीद टफ़ नहीं करेंगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।